कि सबने तो डबल डोज लगाए, हमने तो बूस्टर भी लगा लिया है, तो हमारे ऊपर तो ज़्यादा खतरा है। अब यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, हमें पैरालिसिस हो गया है, मेरे मम्मी पापा उनकी ऑलरेडी डेथ हो गई है। ये तो देखिए लाख में 1 या 2 लोगों को हुआ। मॉडर्ना और फाइजर डेफिनेटली जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन से बेहतर है। लोग तो यही कह रहे हैं, उस वक्त बता दिया जाता नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और जब से कोरोना वैक्सीन लगी है, कैंसर की रेट बढ़ गई है, हार्ट अटैक्स की रेट बढ़ गई है। इसका कोई एविडेंस अभी नहीं मिला है कि ऐसा नहीं है कि mRNA वैक्सीन कंप्लीटली सेफ थी। वहां भी लाख में 1 केस में मायोकार्डाइटिस, हार्ट में इन्फ्लेमेशन या हार्ट की झिल्लियों में इन्फ्लेमेशन हुआ। mRNA जो अभी ऑलरेडी वैक्सीन है जिन पे बात नहीं है, उसमें भी रेयर केसेस में ऐसी बीमारियां जो आप कह रहे हैं वो हो सकती है। स्टडी की लार्ज स्टडीज की जरूरत है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और ब्रेन स्ट्रोक के बाद क्या इंसान ठीक हो सकता है? ये मैंने बिल्कुल वाहियात सी बात है। इनकी बात चल रही है, 200 तरह के सिम्टम्स होते हैं। नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस वैक्सीन पर अभी भी बवाल और क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि मैक्स हॉस्पिटल के हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी भी इतनी सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास रोज़ आ रहे हैं। हमने पहले इंटरव्यू किया था, उस पर भी कॉमेंट्स में इतने क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले आपका स्वागत है और हम पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आपके पास अभी तक कितने क्वेश्चंस आए, आपके पास कितने ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो कह रहे हैं देखिए कोरोना वैक्सीन लगवा ली और अब हमको जो है बीमारी का कारण है, अब हमें बताइए क्या करना है। जी रिमझिम जी, जब से ये टीटीएस की कंट्रोवर्सी आई है, फोन कॉल्स बहुत सारे आते हैं, खास करके आपके साथ शो करने के बाद बाहर से भी, दिल्ली के बाहर से भी कॉल आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, हमने कोविशील्ड ली है। सबको यही बोलता हूँ कि कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि टीटीएस एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस था, तुरंत होने वाला 6 वीक्स के अंदर होने वाला कॉम्प्लिकेशंस था। बट अब जब 7 मई को जब एस्ट्राजेनेका ने विड्रॉ किया है वर्ल्ड वाइड वैक्सीन को, तो थोड़ा लोगों की शंका और बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि अभी और क्वेश्चंस आएंगे। और कई बार मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूं कि बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, कुछ तो हास्यास्पद भी होते हैं। मुझे लगता है 2 लॉबी है, एक जो वैक्सीन से बिल्कुल अगेंस्ट शुरू से रही है, उनका एक्सेप्टेंस तो काफी पुअर है। बट मुझे एक चीज लग रहा है कि क्वेश्चंस काफी दिमाग में आ रहे हैं अभी कोविशील्ड की, खास करके जो एस्ट्राजेनेका की जो लॉ सूट वाली जो कंट्रोवर्सी हुई और साइड इफेक्ट्स की बात जब छिड़ी है, लोगों को ये पता नहीं है, प्रोफाइल पता नहीं है कि कब ये साइड इफेक्ट्स होता है। उसके बाद जो कंपनी ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है, और जब ये बात पता चली कि 2021 से ही ये साइड इफेक्ट्स पता था, तो मुझे लगता है लोग उस समय उतना अवेयर नहीं थे। और एक चीज साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि देखिए कोविड की जो वैक्सीन हमारे यहाँ जो थी, चाहे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन या जो कोविशील्ड थी, उस समय जो पैंडेमिक था, उस समय तो इसने काफी अच्छा काम किया। एक इम्यूनिटी देखिए, उस समय हमारे पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, लोगों को कोविड हुआ नहीं था। आज जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, हमारे पास कुछ इनहेरेंट इनेट इम्यूनिटी हो गई है, डिजीज की वजह से इम्यूनिटी हो गई है। तो अब हम वैक्सीन को कुछ भी बोलें, बट पैंडेमिक के समय मुझे लगता है लाखों जान इस वैक्सीन से बची थी। कंट्रोवर्सी रहती है, साइड इफेक्ट्स रहते हैं, उसको डॉक्टर साहब यही सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डबल डोज तो जिसने लगाई वो लगाई, कोविशील्ड तो जिसने लगाई वो लगाई, लेकिन जिन्होंने बूस्टर डोज भी लगवा लिया है अब वो ज्यादा परेशानी में है कि सबने तो डबल डोज लगाए, हमने तो बूस्टर भी लगा लिया है, तो हमारे ऊपर तो ज्यादा खतरा है। आप इसके बारे में जवाब दीजिए पहले। देखिए, इसमें जो टीटीएस है, जो थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम है, इसका कोई क्यूमुलेटिव नहीं है कि डोज ज्यादा हो गए तो ज्यादा चांस रहता है। ये इमीडिएट 8 से 10 दिन से लेके 4 दिन से लेके 42 दिन के बीच में होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लिकेशन है। जिनको हुआ है उनको फर्स्ट डोज में भी हुआ, सेकेंड डोज में ज्यादा हुआ है। बूस्टर्स तो ऐसे भी हमारे कंट्री में बूस्टर डोज कम ही लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बूस्टर डोज वालों को कोई विशेष ज्यादा चांस है या उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है टीटीएस के लिए वो बढ़ गई है। उनको भी परेशान होने की बात नहीं है, उनको भी उतना ही परेशान नहीं होना चाहिए जितना कि और कोविशील्ड वालों ने लगाया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत जो रेयर केसेस में, हमने ये पहले भी बताया है, कंपनी ने भी बोला है बहुत रेयर केसेस में चांसेस हैं, तो ऐसा मेरे अंदर या पेशेंट के अंदर ऐसा क्या होगा कि मैं उस रेयर कैटेगरी में आ जाऊंगी जिनकी मौतें हुई हैं? और मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि मैं आज कुछ कमेंट्स लेकर आई हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ, अभी आगे आपसे पूछूंगी। वो लोग सब कह रहे हैं कि हमें ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, हमें पैरालिसिस हो गया है, मेरे मम्मी पापा
पापा, उनकी ऑलरेडी डेथ हो गई है, लेकिन एक चीज मैंने कॉमन जो नोटिस किया है कि वो उसी दौरान हुई है, वैक्सीन लगाने के बाद। ये 2 साल के बाद नहीं हुई है या अभी कुछ नहीं हुए है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसका मुआवजा कौन देगा जो ब्रेन स्ट्रोक से मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, जिनको पैरालिसिस हो गया है, और कुछ बूढ़े हैं उसमें और कुछ जवान हैं। वो सारे कमेंट्स मैं स्क्रीन पे भी चला देती हूं, तो आप ये बताइए कि उनको क्या कहा जाए, उनकी शंका कैसे दूर की जाए। देखिए रिमझिम जी, आपके साथ पिछले शो में मैंने बताया था कि जो इस टीटीएस की मैकेनिज्म है वो हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यह एक ड्रग हम लोग बहुत कॉमनली अपने कार्डियोलॉजी में भी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हेपारिन। उसका इन्फ्यूजन देते हैं या आईवी लाइन से देते हैं, उससे भी कुछ पेशेंट्स को प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाता है। सारे पेशेंट्स को प्लेटलेट्स नहीं कम होता है। तो मुझे लगता है कि जो इम्यून मीडिएटेड जो डिस्ट्रक्शन है प्लेटलेट्स का, वो किसी किसी के साथ है, और ये उनके एक कहिए कि इम्यून रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। ये तो देखिए लाख में 1 या 2 लोगों को हुआ, 0.004% इसका इंसिडेंस था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई कारण है कि किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ। इनकी उनके इम्यून रिस्पॉन्स पे इडियोसिंक्रेसी भी नहीं कर सकते, या कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। ये बॉडी की एक इम्यून मैकेनिज्म थी जो जिसमें कुछ लोगों को प्रभाव। अच्छा, अब ये ग्लोबली वापस ले ली गई है। सीरम इंस्टीट्यूट भी कह रहा है कि हमने तो 2021 में ही बंद कर दी थी, लेकिन उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब अगर कोई भी वैक्सीन लगवाना चाहे तो पहले वो डॉक्टर से बात कर ले और कोई भी वैक्सीन अभी ना लगाए। इनफैक्ट मैं WHO की साइट पे जा रही थी, कुछ और वेबसाइट्स मैंने देखी, उसमें लगा हुआ था कि प्रेग्नेंट औरतों को लगवा लेनी चाहिए अपने बच्चे की आगे की जिंदगी के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अब कोई वैक्सीन लगाई जाए? और अगर लगाई जाए, देखिए कोविशील्ड तो कोई अब नहीं लगाएगा, लेकिन अगर जो दूसरी है, फाइजर की है, मॉडर्ना की है, ये जो दूसरी वैक्सीन है, क्या वो लगवा ले या अभी नहीं लगवाने की जरूरत है? देखिए, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की जो रिपोर्ट आई, उनका इंस्ट्रक्शन आया, कंपनी ने विड्रॉ किया। और 2022 की बात बताता हूँ, उस समय जो येलो कार्ड एक आया था, 445 केस और डॉक्टरों ने बताया था, उसके बाद ये स्टेप्स लिया गया। MHRA जो मेडिकल प्रोडक्ट यूरोप में रेगुलेट करते हैं, उन्होंने बोला क्या कि आप इस वैक्सीन को विड्रॉ कर लीजिए। कंपनी ने विड्रॉ कर दिया। अब जो उनके रिकमेंडेशन है कि अगर 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको कोई बूस्टर की जरूरत है, तो वो बोल रहे हैं कि आप mRNA वैक्सीन लगवाइए। और प्रेगनेंसी के लिए जहां तक था कि प्रेगनेंसी एक इम्यूनोसप्रेसिव, जिसमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, वो वाला स्टेज है। तो उसमें पहले तो कहा गया था कि प्रेगनेंसी क्या किसी भी स्टेज में आप कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। इससे न तो माँ पे या होने वाले बच्चे पे कोई इसका इल इफेक्ट्स नहीं है। तो अभी जब बात करें रिमझिम जी, तो अभी कोविड का जो इंसिडेंस है बहुत कम हो गया। मुझे नहीं लगता है कि ये रिकमेंडेशंस प्रेगनेंसी में अभी लगाने की जरूरत है। स्पेशली कुछ लोग जो प्रेगनेंसी में, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जिनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, उनके लिए हो सकता है रिकमेंडेशन हो। अभी mRNA वैक्सीन डेफिनेटली बेटर रिपोर्ट्स के साथ खड़ा है, क्योंकि देखिए 2021 में हम यूएस की बात करें, उसमें FDA ने कहा था कि उन्होंने मॉडर्ना, फाइजर जो mRNA वैक्सीन थी, और उसको कंपेयर किया था जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन से, जो कि एक वायरस वेक्टर वैक्सीन थी। उन्होंने कहा था कि मॉडर्ना और फाइजर डेफिनेटली जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन से बेहतर है, और इसी 2 वैक्सीन को यूज करना है, मॉडर्ना एंड फाइजर को। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा सवाल, सॉरी डॉक्टर साहब आपकी बात को काट रही हूँ, तो ये क्या उस वक्त लोग तो यही कह रहे हैं, उस वक्त बता दिया जाता कोविशील्ड, और मैंने खुद ने कोविशील्ड लगाई है, तो उस वक्त अगर कोई लगाने वाले या डॉक्टर या फिर कोई ऐसी गाइडलाइन आ जाती कि नहीं भैया कोविशील्ड, उस वक्त तो था कि आप वैक्सीन लगवाइए, किसी ने नहीं बताया कि कोविशील्ड नहीं, फाइजर बेहतर है, या जो कोवैक्सीन है वो बेहतर है, या मॉडर्ना की आप लगाइए। और ज्यादातर भारत में आंकड़ा है, ज्यादातर कोविशील्ड ही लगी है। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन का भी डेटा था, उसकी एफिकेसी 90% थी, सीवियर डिजीज और डेथ से प्रिवेंट कर रहा था। और पैंडेमिक में इसको डेवलप किया गया, फास्ट डेवलप किया। हम लोगों के यहाँ कोविशील्ड की पर्याप्त मात्रा थी। कोवैक्सीन एक होल वेरिएंट वैक्सीन था, इनएक्टिवेटेड वायरस था उसमें, तो कुछ लोगों ने कोवैक्सीन भी लगाया। बट रही बात कि देखिए, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होता है, हम लोग उतना उस पर देखते नहीं है, क्योंकि उस समय ये था कि बहुत ही रेयर या दुर्लभ कॉम्प्लिकेशन है टीटीएस। तो जो रिस्क बेनिफिट रेशियो था कि को पैंडेमिक से जान जाने की और कोविड से बचने की जो पोटेंशियल थी वैक्सीन में, वो उसके रिस्क साइड इफेक्ट से बहुत
ज्यादा थी, इसलिए मुझे लगता है कि बेनिफिट को देखते हुए उस समय वैक्सीन प्रोग्राम को अच्छा, चलाया गया। कुछ और मैंने कमेंट्स पढ़ रही थी, लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे थे। कुछ कह रहे हैं कि अब हमें स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमें अब थकान ज़्यादा होती है, कुछ कह रहे हैं कि ये जो अनएक्सप्लेन डेथ्स है, यानी अचानक साइलेंट अटैक आ जाता है, वो बंदा भी फिट होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती और ये साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ कह रहे हैं कि जब से कोरोना वैक्सीन लगी है कैंसर की रेट बढ़ गई है, हार्ट अटैक्स की रेट बढ़ गई है, कुछ कह रहे हैं हमारी सांस फूलती है और ये पैरालिसिस हो रहा है। तो इन सबका एज अ डॉक्टर हम उन सबको ये बात करें जिनकी शंका है, उनको हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले रिमझिम जी आपको एक बताऊं कि बहुत सारी बातें जो हैं वो कोविड से रिलेटेड हैं। कोविड बीमारी से रिलेटेड, जैसे आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, जैसे हार्ट अटैक, ये सब तो कॉमन डिस्कशन होता है, आपने कैंसर की बात कही। कोविड के बाद कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब कोलोन और रेक्टम से जो होने वाले कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। मैकेनिज्म क्या है? कुछ इम्यून सिस्टम में चेंज आई, बहुत सारे मैकेनिज्म उन्होंने बताए हैं। मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि इम्यून सिस्टम में कुछ चेंज आए, गट के फ्लोरा में, बैक्टीरिया में कुछ चेंज आया। ये सब वजहों से कोलोन और रेक्टल का, मतलब गुदा का जो कहते हैं, जो रेक्टल जो है उसका कैंसर बढ़ा, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा लोगों में। तो कुछ एक हार्मोनल चेंजेस भी आए रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में। तो ये सब कोविड से लिंक्ड है, कोविड बीमारी से, SARS-CoV-2 से लिंक्ड है। इसका कोई एविडेंस अभी नहीं मिला है कि वैक्सीन से ये चीजें बढ़ी हैं। उसी तरीके से देखिए, टीटीएस आने के बाद अब टीटीएस को आदमी हर चीज से जोड़ रहा है। ज्यादातर इसमें ब्रेन या पेट के वेन्स में और लेग वेन्स में थ्रोम्बोसिस हुई। हार्ट के आर्टरी में कितनी थ्रोम्बोसिस हुई ये कहना अभी कोई पुख्ता डेटा नहीं है। लेकिन कोविड का डेटा है कि कोविड जिनको हुआ है उनकी वेसल डैमेज हुई, उसमें क्लॉट बनने की संभावना बढ़ी, तो उसको आप जोड़ सकते हो हार्ट अटैक से या सडन कार्डियक डॉक्टर डेथ साहब, से। क्या आपको लगता है कि इस पे स्टडी होनी चाहिए? क्योंकि हर कोई जो है, अब इनफैक्ट आपको भी पता होगा, सीरम इंस्टीट्यूट, सबको पता है कि उन पे भी केस हो गया है, लोग मुआवजा मांग रहे हैं, मेरी बेटी की मृत्यु हो गई, मेरे पापा की हो गई, और से कई केसेस जिन्होंने केस नहीं किए पर कमेंट्स में हैं। तो आपको लगता है अब इस पे स्टडी होनी चाहिए, भारत सरकार को इस पे स्टडी करवाना चाहिए? हाँ, देखिए, एक तो इमीडिएट जो था वो तो पता ही हो गया लोगों को कि टीटीएस 4 से 4 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक होता था। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है एमआरएनए वैक्सीन का और वायरस जो वेक्टर वैक्सीन है, इसका भी पता करना होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि एमआरएनए वैक्सीन कंप्लीटली सेफ थी। वहां भी लाख में एक केस में मायोकार्डाइटिस, हार्ट में इन्फ्लामेशन या हार्ट की झिल्लियों में इन्फ्लामेशन हुआ। तो ऐसा नहीं है, वो भी यंग लोगों को हुआ, 19 से लेकर 35 साल 30 साल के बीच के लोगों को अच्छा, ये आप बड़ी बात एमआरएनए। बता रहे हैं, ये मुझे पता नहीं था कि एमआरएनए जो जो अभी ऑलरेडी वैक्सीन है जिन पे बात नहीं है, उसमें भी रेयर केसेस में ऐसी बीमारियां जो आप कह रहे हैं वो हो ऐसी सकती है। बीमारी हुई है। तो और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बहुत जल्दीबाजी में तैयार की गई। अब देखिए, एमआरएनए टेक्नोलॉजी 15 साल से इस पे वैज्ञानिक काम कर रहे थे, और ठीक है, फेज 3 फेज की ट्रायल पार करके वैक्सीन आता है। तो कुछ चीजें ठीक है, बाद में पोस्ट यूज के बाद भी पता चलता है, उसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बोलते हैं। तो उससे पता तो करना चाहिए। स्टडी की, लार्ज स्टडीज की जरूरत है कि कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो नहीं है अभी। हाँ, अभी तक कोई मेडिकल लिटरेचर में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं देखा गया। अच्छा, इसमें ना ब्रेन स्ट्रोक की भी बहुत बात की जा रही है। अब ब्रेन स्ट्रोक के बाद क्या इंसान ठीक हो सकता है? ये मैंने कई सवाल देखे। सबको कैंसर और हार्ट अटैक के बारे में तो पता होता है, लेकिन क्योंकि इससे ब्रेन स्ट्रोक होने का भी दावा किया गया टीटीएस में, तो इसके बाद इंसान की जिंदगी कैसी हो जाती है और क्या वो बच सकता है ब्रेन स्ट्रोक के बाद? जी देखिए, स्ट्रोक जो है, आप ब्रॉडली देखेंगे तो 2 तरह के होते हैं। एक तो क्लॉट से या ब्लीडिंग से, दोनों को हम लोग सीबीए बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो थ्रोम्बोसिस वो डिपेंड करता है साइज ऑफ इन्फार्क्ट कैसा है। अगर आपका ब्रेन का छोटा हिस्सा डैमेज हुआ है तो रिकवर हो जाएगा। उसको आजकल थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, मैकेनिकल उसको थ्रोम्बस को हटा देते हैं। तो इन सब चीजों से स्ट्रोक की जो रिकवरी है वो बहुत काफी इंप्रूव हुई है। बट जो टीटीएस में जो स्ट्रोक हुआ है वो वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से हुआ है। वो जो है एंटीकोगुलेशन अदर देन हेपरिन। देखिए, हमेशा ये मैं दर्शकों को बताता हूँ कि जब भी इस तरह के क्लॉट बने हैं जो टीटीएस की वजह से क्लॉट बने, उसमें हेपरिन देने की या जो ब्लड को एंटीकोगुलेशन की जरूरत है, उसमें ये दवा हेपरिन नहीं यूज होती है, दूसरी दवाएं यूज होती है। तो उसके बाद जो है, अगर फिर से फ्लो अचीव कर लिया जाए
जो स्ट्रोक रिकवर होता है, और बहुत लोग स्ट्रोक से रिकवरी करते हैं। ओके और मैं इसमें आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि इसमें देखिए कहीं ना कहीं विश्वास तो डगमगाया है, चाहे वो फिर कोई भी वैक्सीन हो। इसमें ये भी बात कही जा रही है कि छोटी से छोटी दवाई के भी साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, चाहे फिर हम पैरासीटामोल की क्यों नहीं बात कर लें। और जो इसके पक्षकार हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको अभी तक सिम्टम्स नहीं हुए हैं, ये 1-2 साल के बाद नहीं होंगे, अगर उस टाइम किसी को वैक्सीन से या कुछ लेने के लिए कुछ हुआ भी है तो वो उसी टाइम हो गया होगा, किसी की मृत्यु हुई होगी तो वो उसी दौरान हो गया होगा, अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ दिक्कतें हो रही हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि अभी क्योंकि वैक्सीन तो सबने ली है, तो अगर कोई भी अब बीमारी हो जाएगी तो क्या आप बोलेंगे कि ये वैक्सीन के कारण हुई है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, और मुझे लगता है ये उसी तरह के लोग बोलते हैं जिनको वैक्सीन हेसिटेंसी उस समय भी थी जब पैंडेमिक था, और बहुत ही गंदे शब्दों में भी बहुत लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वाहियात सी बात है कि 2022 के बाद 2024 में कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनको उस समय कोविड हुआ है, उसका साइड इफेक्ट अभी तक हो सकता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग कोविड की बात चल रही है, 200 तरह के सिम्टम्स होते हैं लॉन्ग कोविड के, जिसमें स्लिप डिस्टर्बेंस से लेके तमाम तरह की इजिली फैटिग, बॉडी में पेन, बॉडी एक, ये सारी चीजें जो हैं वो लॉन्ग कोविड की है। सुनने में दिक्कत, टिनाइटस, कानों में कोई आवाज आना। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजों को सेपरेट रखें, जोड़े नहीं। हर चीज वैक्सीन की वजह से नहीं है। ठीक है, टीटीएस एक माना हुआ कॉम्प्लिकेशंस है एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन का, और इसका ड्यूरेशन था ये तब हुआ जब जैब लगा, आपको वैक्सीन लगी उससे 40 दिन के अंदर। अब जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप वैक्सीन को तो रेस्पॉन्सिबल आई न थिंक ठहराएं। डॉक्टर जी तो आई थिंक विद दैट नोट हम इसको क्लोजर दे देते हैं। वैसे तो मुझे आपको और भी कमेंट्स बताने थे पर थोड़े वक्त की कमी है। शुक्रिया, और मैं चाहूँगी कि हम एक बार फिर से जो हमारे पास कमेंट्स आए हुए हैं एक बार फिर से हम कनेक्ट करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि ये इनफैक्ट मैं भी डर गई थी ये नए वाले अपडेट से, बट आपने कहीं ना कहीं जो है उसको शंका को दूर कर दिया है। थैंक यू। थैंक यू।